चलो तो नेक्स्ट अपन देखते हैं अब तीसरी जो डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की उसको। तो टी से तो अपन बोलते हैं 3 और टी से ही तुगलक, है ना। तो इसमें ये तुगलक वंश जो लिखा हुआ उसके ऊपर लिख लो T इक्वल टू टी, T इक्वल टू टी, TT, है ना। तो इतना ध्यान रहेगा। अभी तो आपको इजी लग रहा है सर मुझे ध्यान है, अरे भला भी आगे पूरी पड़ी है अभी हिस्ट्री, है ना। टी तो टी से तो क्या है ये 3 हो गया, और टी से क्या हो गया ये तुगलक हो गया, तुगलक ऐसे। और फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे, पूरा क्या लिखोगे, ये ऐसे लिख लो GK, और फिर कॉमा लगाओ। कॉमा क्यों, जैसे कि भैया पता GK अपन जनरल नॉलेज बोलते हैं ऐसे GK, और फिर TSL तुगलक सैयद एंड लोधी, ऐसे गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी। तो तीसरी डायनेस्टी पे अपन आ गए। तो पहले क्या क्या पढ़ लिया, पहले सर का अपन गुलाम वंश देख चुके हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक टू बलबन। फिर खिलजी देख चुके हैं अपन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, और लास्ट में अपन ने देखा मुबारक शाह खिलजी, ठीक है। और अब अपन देख रहे हैं तुगलक, ठीक है। फिर 2 और वजह सैयद एंड लोधी। तो तुगलक वंश का काल अपन जैसे पूरा देखते हैं 1320 से 1414। भाई अभी अपन ने पहले मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 खत्म हो गया, है ना। तो ये देखो डेट्स थोड़ी थोड़ी याद रखनी है। अब जैसे 1320 आ रही है तो ये ना ये 14th सेंचुरी की बात हो गई, 14वीं शताब्दी, 14th सेंचुरी, ठीक है ना। 14th सेंचुरी कैसे बनाते हैं अपन, ये 1320 है ना, तो ये बना कैसे, ये 13 गुणा 100, ठीक है। ये तो 1300 हो गया, मतलब 1300 साल तो जा चुकी हैं। और ये जो 20वां साल चल रहा है ना, ये 20वां साल किसका है, ये 1400 ईयर है, 1400 ईयर, ये 24, तो इसलिए बनता है ये 1324, 1320 है ना, 20 कहने का मतलब 1300 साल तो जा चुकी हैं। फिर ये जो 14वां साल चल रहा है ना, ये 14वां मतलब सॉरी ये 20वां जो साल चल रहा है ये 14वां 100वां साल है, तो इसलिए इसको बोलते हैं अपन 14th सेंचुरी, समझ गए। सेंचुरी का मतलब 100 साल, तो ये 14वां 100वां साल चल रहा था। जैसे आज अपन देखते हैं, आज है अपन 2024 के अंदर, तो 2024 बना कैसे कि 20 गुणा 100, तो कि मतलब 20 साल तो जा चुके हैं। अब ये जो 24वां साल है ना, ये 21वां क्या है, 100वां साल है, जिसके 24वें साल में चल रहे हैं अभी अपन। तो अभी अपन कौन सी सेंचुरी बोलते हैं, 21वीं शताब्दी, है ना। और फिर मिलीनियम जैसे अपन देखते हैं तो मिलीनियम तीसरा, मिलीनियम के अंदर 1000 साल होते हैं, तो 2024 है, ठीक है, 2024 है ना, 2024। तो ये बना कैसे कि भाई 2000 साल तो जा चुके हैं, मतलब 2 मिलीनियम तो जा चुके हैं, और ये तीसरा मिलीनियम का 24वां साल है, क्योंकि मिलीनियम में 1000 साल होते हैं ऐसे। तो थर्ड मिलीनियम 21st सेंचुरी। तो ऐसे ही इसलिए ये मैं बता रहा हूँ, हाँ मतलब जैसे मोटा मोटा ध्यान नहीं आए तो हाँ भाई 14th सेंचुरी अपन, हाँ 14वीं शताब्दी के द्वितीय शतक में, इन द सेकंड डिकेड ऑफ 14th सेंचुरी। तो एग्जामिनर समझ जाता है हाँ कुछ तो जानता है ऐसे, है ना। फिर जैसे कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे खासतौर मॉडर्न इंडिया में, कि आफ्टर द मिड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, तो 18th सेंचुरी पढ़ते वो तो 1857, अरे नहीं यार वो 57 की बात है, मतलब आफ्टर द मिड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी इंडिया हैज सीन ए ड्रामेस्टिक चेंज, क्योंकि वो अब प्लासी की और बक्सर की बात हो रही है ना। मिड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी तो मतलब क्या हुआ, 1750 के बाद की बातें कर रहे हैं, ये 18th सेंचुरी है। तो उसमें प्लासी, बक्सर, फिर वो ग्रेट ट्राइग्नोमेट्रिकल सर्वे जो था नॉर्दर्न प्लेन्स का, कल मैंने बताया था 1767 के अंदर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो सब उसके अंदर चीज़ आती है, ठीक है। तो आ जाओ, तो गयासुद्दीन तुगलक मोटा मोटा ऐसे ध्यान रखना है। काल देख रहे हैं 1320 से 25, 5 साल ही है टर्न है ना, लेकिन 5 साल में भी काफ़ी रेडिकल चेंज ये करके चले जाएंगे, ठीक है। अब 5 साल देखो, अब जैसे मैंने 5 साल बोला, तो इसी का 5 साल बोलने का सेंस क्या है, एक कैविटी बनी दिमाग में अंदर, एक समझ बनी कि ऐसा नहीं कि 1320 1720, केवल 5 साल। तो ऐसे थोड़ा सा एक लॉजिकल रीजनिंग लगाया करो जब भी कोई डेट्स पढ़ो, तो ऐसे अपने आप ये सेट होंगी। स्थापना, इस वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक, जिसका ओरिजिनल नेम था गाजी मलिक, ने 1320 में करी। इस वंश का मतलब तुगलक वंश की स्थापना। तुगलक वंश का संस्थापन कौन, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है, ठीक है। गवर्नर वह सुल्तान मुबारक शाह खिलजी, देखा था अपने मुबारक शाह खिलजी अभी पहले, मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का गवर्नर नियुक्त हुआ था। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के ब्रैकेट में लिख लो NWFP, ये बहुत बड़ी चीज़ है ये, ठीक है ना। NWFP देखो, ये NWFP है क्या, जैसे मैप में तो अभी नहीं दिखेगा, मैं आपको वैसे समझा देता हूँ, इसको साइड में बना लेना आप। तो जैसे ये तो अपना देश, ठीक है ना, भारत, ये इधर ये पाकिस्तान है कि नहीं है। तो आज जैसे भारत में देखते हैं अपने 30 राज्य है कि नहीं है, ऐसे पाकिस्तान के अंदर मेन 4 राज्य हैं, ठीक है। ये इस तरह से इसका ये विभाजन है, ये यूँ, ठीक है। ये मैंने लिख दिया 1 2 3 और 4,
ये पहला जो है ना, ये तो है NWFP, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। जैसे भारत के संदर्भ में देखो, जैसे भाई इंडिया पाकिस्तान तो 47 में हुआ ना रेड क्लिफ, उसके बाद थोड़ी, उससे पहले थोड़ी थे, उससे पहले तो एक ही थे। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न, मतलब ये देखो अपना जो है ना, ये इस तरफ का जो ये है, ये कौन सा है, ये नॉर्थ वेस्ट ही तो है। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, फ्रंटियर का मतलब सीमा खत्म हो रही है वहाँ, तो यहाँ हिंदू कुश पर्वत आ जाते थे, ठीक है। तो ये भारत की वैज्ञानिक सीमा है, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। अंग्रेजों ने जैसे अफगान युद्ध लड़े, वो अफगान युद्ध क्यों लड़े, क्योंकि ये वैज्ञानिक सीमा, भाई ये जो आज जो रेड क्लिफ है ना, ये वैज्ञानिक सीमा नहीं है, ये तो आपने खींची है, तो पॉलिटिकल सीमा है। जब अपना 3 जून प्लान बना, ये वैज्ञानिक सीमा है। क्यों? क्योंकि इस हिंदू कुश के पार पूरी पर्वतमाला ही पर्वतमाला है, यहाँ से हिंदू कुश चालू हो जाती है। और इधर अपन देखें हिंदू कुश के इधर पूर्वी साइड में तो घास के मैदान है, सिंधु नदी आ जाती है, घास के मैदान है सारे ऐसे, ठीक है। तो फ्रंटियर सीमा आ गई, और प्रोविंस ये प्रांत था अंग्रेजों के समय भी, तो इसलिए ये NWFP बना। और ये पंजाब है 2nd नंबर, 3रा नंबर ये बलूचिस्तान है, और ये 4था नंबर ये सिंध है ना। ये मैप बना के रखो पाकिस्तान का, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपन देखते हैं ना अलकायदा का जो गढ़ है सारा, ये NWFP प्रांत में ही है। ये कबायली जो अपन देखते हैं ये वही है, ये कबायली। नहीं, वो तो सर्जिकल स्ट्राइक तो अपना, वो तो इधर इस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर पे थी बीच में। नहीं, वो इसका वो मतलब वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का ही पार्ट है। वो ऊपर अपन गिलगिस्तान जो देखते हैं ना यहाँ पे, ये उसका पार्ट है। और ये बलूचिस्तान ये काफ़ी जैसे चर्चा के अंदर रहता है। तो जैसे कश्मीर में अपन परेशान रहते हैं, कश्मीर में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होता है, और यहाँ पे जैसे जो टेररिज्म का तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो एक लिबरेशन मूवमेंट है जिसका सपोर्ट इंडिया करता है। यहाँ भारत के झंडे फहराए जाते हैं बलूचिस्तान के अंदर, और सबसे धनी प्रांत है ये, मतलब जो फर्टाइल प्लेन है, इसको ब्रेड बास्केट ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं। जैसे अपने अपने यूपी है ब्रेड बास्केट, ऐसे ये ब्रेड बास्केट है। और यहीं पे जैसे अपन जब एंशिएंट इंडिया पढ़ते हैं ना, तो ये अपने काची प्लेन्स है, साइट्स वगैरह, हाँ सपोर्ट करता है इसको, अल बुखारी ये। और सिंध जैसे जो है, ये सिंध 4था नंबर का जो प्रांत है, ये सिंध है। सिंध वही डी कंपनी दाऊद इब्राहिम, सिंध। मतलब सबसे पहले ये, इसको अपन ये मैप बना लो इधर, केवल पाकिस्तान का मैप बना लो, है ना। क्योंकि जैसे आप करंट वगैरह में पढ़ोगे ना, तो ये चीज़ समझ में आती है उस समय फिर। तो वैसे तो ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा हुआ, और अपन पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, बाकी अलग से और देख लो। ये इस तरह से है पाकिस्तान का मैप, यूँ, ठीक है, ट्रायंगुलर। इसके 4 हिस्से कर दो आप, तो बरोबर 4 हिस्से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो है NWFP, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। ये है पंजाब, ठीक है ना। जो अपना पंजाब है उसका 30% हिस्सा पाकिस्तान के पास था विभाजन के समय, जब विभाजन हुआ, रेड क्लिफ खींची। और ये है अपने बलूचिस्तान, बलूच, यहाँ पे बलूच ट्राइब रहती है इसलिए नाम है बलूचिस्तान। और ये है सिंध, ये सिंध। इधर ये जो आ जाता है, ये बॉर्डर आ जाता है ये पूरा, ये इधर है अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान है, इधर अपने इंडिया है। इधर नीचे जो आ जाता है ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी। ये इतना जो एरिया है ये इधर, ये है ईरान। ऐसे ही इसको जोड़ के रखो, ये ईरान भी बनाओ इधर। मुगल इंडिया में जब आप पढ़ोगे ना, अपन पढ़ते हैं मुगल इंडिया के अंदर जो ईरान के अंदर रेड्स होंगी, ऐसे। ऊपर है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है, पाकिस्तान लैंडलॉक्ड नहीं है, मतलब स्थल रुद्ध देश नहीं है। ये अरेबियन सी को छूता है, सिंधु नदी आगे गिरती है, सिंधु नदी ऐसे बना लो, ये सिंधु नदी ये ऐसे बलूचिस्तान प्रांत में नहीं जाती, सिंध प्रांत में जाती है। ये सिंध नदी है, ये जो मैंने बनाया ना डॉटेड, ये सिंधु नदी है सब, रिवर इंडस। और बाकी तो पहले वाले वीडियो देखोगे, उसमें मैंने काफ़ी होमवर्क दे रखा है। पाकिस्तान के जो प्रमुख प्रांत है, जैसे पेशावर है ना, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, ये कराची, इनको क्रम में जैसा क्वेश्चन आता है वो। जैसे एटलस में देखो ना, एटलस डेली लाया करो। एटलस लाया, कौन कौन लाया होता, निकालो, और पाकिस्तान निकालो, देखो इनको मोटा मोटा, है ना। एटलस डेली रखा करो। हाँ, किसने एटलस मिला है? पाकिस्तान निकालो एक बार, इंडेक्स में देखो पाकिस्तान का मैप। सबसे पहले तो इंडेक्स में देखो पाकिस्तान कहाँ है, कौन से पेज में मिलेगा। है
चार चार इनके नाम देख लो प्रांतों के। मिल गया NWFP, देखो उधर, देखो ये आपने वहाँ, तो इधर देख रहे हैं अपन, ये पूरा ये पाकिस्तान, ये इधर से ऊपर, ये इधर, ये पूरा पाकिस्तान, ठीक है। पेशावर ये इधर आ गया, ठीक है। इस्लामाबाद यहाँ है, ये इस्लामाबाद थोड़ा नीचे, देन लाहौर, ये मुल्तान, ठीक है। फिर ये इधर हैदराबाद, जो अपना हैदराबाद है उससे अलग है ये हैदराबाद, ये कराची आ गया, ये इधर एक क्वेटा है, ये ऐसे मेन प्रांत है। ये इधर ईरान आ गया और ये अफ़गानिस्तान है, ठीक है। ये अपने हिंदू कुश पर्वतमाला है, ये पूरी काबुल अफ़गानिस्तान में ऊपर है और कांधार नीचे है, ये है ना। काबुल कांधार की लोकेशन पता होनी चाहिए। जो अपने प्लेन हाईजैक हुआ था 1999 तो वो ये कांधार लेके गए थे उसको। हेरात ये इधर है, हेरात प्रांत है, समझ गए। ऐसे गजनी और गोरी दो प्रांत हैं, गजनी गोरी यहाँ ऊपर है और गजनी यहाँ नीचे है, मतलब गजनी और गोरी उस प्रांत से बिलोंग करते थे, इसलिए उनको गजनी गोरी बोलते थे। ये जो अपन देख रहे हैं, ये ग्रीन जो पूरा दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा ये सिंधु नदी है इधर। लड़काना प्रांत है वहाँ, जो अपन मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे, वो लड़काना प्रांत में सिंधी के ऐसे है ये। हाँ, अब जैसे अपन जैसे देखते हैं ना, तो ये ऐसे विभाजन है इसका, ये मोटा। अब थोड़ा जूम करेंगे तो समझ में आएगा, ये पूरा NWFP है, ये पूरा पंजाब है, दोआब क्षेत्र, ये बलूचिस्तान है और ये इधर ये सिंध, ऐसे है ना, चारों अलग अलग। हाँ, एटलीस्ट इसमें क्या तो पूरा रियल टाइम है ना, इसका इसमें इतना नहीं पता लगता बाउंड्रीज वगैरह का। ठीक है, तो ऐसे इसको देखो, है ना। अब इससे क्या हुआ सर, तो अपन NWFP प्रांत तो देखा ही, इससे क्या हुआ, है ना। इससे क्या होगा, इसका ना उत्तर सीमांत प्रांत का गवर्नर नियुक्त हुआ। इसके ब्रैकेट में लिखो, देखो एक लिखो अशोक, वो अशोक कौन, मौर्य सम्राट, और उसमें डैश करके लिखो तक्षशिला। ये तक्षशिला जहाँ भी अपन ने पेशावर देखा ना, उसके नॉर्थ में था। अशोक सम्राट बनने से पहले, बिंदुसार जो उसके पिता थे अशोक के, उस समय तक्षशिला का गवर्नर था अशोक, ठीक है। और ये कहाँ का है, मुबारक शाह खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का था गवर्नर, एंड उत्तर सीमांत। अभी अपने देखी उसकी लोकेशन देखी, और तक्षशिला की लोकेशन भी देख लो, तो ऑलमोस्ट सेम जगह ही थे दोनों, ठीक है। तो और फिर बाद में शासक बने और रिनोन्ड शासक बने। अशोक के बारे में तो जानते ही हो, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में भी जान लोगे, काम किया इन्होंने, डेयरिंग थे। तो भाई डेयरिंग थे तभी तो रिमोट एरिया के गवर्नर बनाए गए थे भी, ऐसे हर किसी को थोड़ी बहुत पकड़ा दोगे आप NWFP। ये अपन जो देख रहे हैं ना, अपने आमेर रियासत का झंडा जो है, फ्लैग जो है पुराना प्रिंसली फ्लैग जो, वो पंचरंगा है, ठीक है। 5 रंग उसके अंदर, 5 रंग आए कहाँ से हैं, मानसिंह गए थे इस अभियान के अंदर, वहाँ 5 ट्राइब्स थी, और 5 ट्राइब्स को दबाया, निस्तेनाबूद किया। अब फिर भाई अकबर कैसे मानेगा कि मैंने उनका, तो 5 ट्राइब के जो झंडे थे वो लेके आए और अकबर को दिए। तो अकबर ने बोला ये इन 5 झंडों को मिला के तुम अपना झंडा बना लो, और वो आज से आमेर रियासत का झंडा होगा, तो ये पंचरंगा झंडा है वो। तो ये वही NWFP प्रांत है। ये NWFP प्रांत वही है जो अपन देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने लड़े 2 अफगान युद्ध, दोनों के अंदर मुँह की खाई, और वो अफगान युद्ध की याद में बना हुआ है इंडिया गेट दिल्ली के अंदर। तो ये वो NWFP प्रांत है आज। और ये तो चलो बाद की बातें बता रहा हूँ, पहले की बातें। अभी वर्तमान का जान लो, जो अपन अलकायदा देखते थे उसका गढ़ है ये बामियाना पहाड़ियाँ, और ये NWFP प्रांत पूरा तो बिल्कुल कबायली इलाका है, ये ट्राइबल बेल्ट है पूरा, ठीक है। तो रिमोट था ये, पहले भी था, आज भी। ज्योग्राफी तो वही की वही है ना, टोपोग्राफी बदली थोड़ी है। तो देख लो वहाँ जो नियुक्त होता था वो कितना पावरफुल, कितना टैलेंटेड वो व्यक्ति होगा। अशोक को नियुक्त किया गयासुद्दीन तुगलक ने, तो गयासुद्दीन तुगलक ऐसे संस्थापक थोड़ी बन गया, मुबारक शाह खिलजी की तरह होता है, ये भी हवा में बात करता है कि नहीं है, लेकिन नहीं, टैलेंट था। तो वो टैलेंट ने इसके अंदर वो डेयरिंगपन लाया कि ठीक है पॉलिटिकल वैक्यूम है, और अपन फिर अपना झंडा गाड़ते हैं अगला नया तुगलक वंश। तो ये ऐसे ही है। अब ये ऐसे तो देखो तो फैक्ट है
लेकिन इस फैक्ट को जीवंत बनाना पड़ता है। तो जीवंत बना कि नहीं बना, तो ये बनेगा कैसे, उस NWA प्रांत की टोपोग्राफी जानो पहले। और अशोक देखो तक्षशिला पेशावर के जस्ट ऊपर में एटलस में दिखेगा तक्षशिला, देखो लिखा हुआ होगा। हाँ उसमें देख लो पहले, लास्ट में इंडेक्स है ना, उसमें टी से देखो तक्षशिला, TAXILA, वो कौन से पेज पे आएगा, क्योंकि कई बार क्या पाकिस्तान का जूम वाला मैप है ना उस पर भी रहता है। तक्षशिला देख लो, TAX, लास्ट में इंडेक्स देखो गगन, इंडेक्स देखो, इंडेक्स लास्ट में, हाँ सिटीज़ में देख लो ना, इसमें टी पे देखो तक्षशिला, फिर उसमें पेज नंबर और फिर कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, है क्या तक्षशिला, पहले देख लो TAX, हाँ पेज नंबर 75, कोऑर्डिनेट्स आ रहे होंगे क्या, ABD, टी पे नहीं मिला गगन, TAX, पेज नंबर 72 पे देखो, देखो पेशावर के ऊपर देखो जस्ट, है ना, पेज नंबर 72 ही, तो तक्षशिला नहीं इसमें, हाँ तो इसमें देखो पेज नंबर और कोऑर्डिनेट्स दिए रहते हैं ना, पहले पेज नंबर निकालो, हाँ इस्लामाबाद जिला पेशावर के आसपास है ना, पेशावर से ऊपर है कि नीचे, पेशावर ऊपर है, हाँ पेशावर और इस्लामाबाद के बीच में है तक्षशिला, है ना, इसकी लोकेशन रखो राइट साइड है ना, कई बार आ जाता है ये मैप्स के अंदर, ये तक्षशिला क्या है, ये ग्रांड यूनिवर्सिटी हुआ है एंशिएंट इंडिया के अंदर, जैसे तक्षशिला विक्रमशिला उधर बांग्लादेश के अंदर है तक्षशिला, हाँ इस्लामाबाद, तो ये क्या यूनिवर्सिटी रहा हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य यहीं से, और मेगस्थनीज क्या आपने वो चाणक्य, चाणक्य जो अपन देखते हैं तो यहीं पे टीचर रहा हुआ है, ऐसे चरक, समझ गए। तो कई बार क्या होता है ये मैप बना देते हैं कि इसमें फिर मैप में लोकेट करते हैं 1 2 3 4 और नीचे यूनिवर्सिटी के नाम लिखे रहते हैं, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, ऐसे। चलो आ जाओ, मिल गया गगन, मिल गया, देखना उसको ढूंढो, चलो आओ, है ना। यह सुल्तान मुबारक शाह खिलजी के समय उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का गवर्नर था, तो मतलब इसके अंदर टैलेंट तो था ही भैया। अब मौके की जरूरत थी, मौका मिल गया, पॉलिटिकल वैक्यूम आया 1320 के अंदर, अलाउद्दीन खिलजी के जाने के बाद पॉलिटिकल वैक्यूम में था, उसका फायदा उठाया और आगे बढ़ा। उद्देश्य, किसानों की स्थिति में सुधार करना तथा कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करने, उसके दो प्रमुख उद्देश्य थे। सेना वेना कोई उद्देश्य नहीं है यहाँ पे, निरंकुश और शक्तिशाली राज्य नहीं, क्योंकि धीरे धीरे भाई शोषण विद्रोह की भावना जागृत हो रही थी, तो अपन को कुछ पीसफुल काम करने हैं जिससे कि जनता शांत हो, ठीक है। किसानों की स्थिति में सुधार करना और कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करना, तो कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करेगा तो खिराज के अंदर वृद्धि होगी। खिराज था हिंदू से ले जाना बुरा जिसमें, तो दीवारें मुस्कुरात खजाना भरेगा धीरे धीरे, ठीक है। सेना और मजबूत होगी ये। और किसानों की स्थिति में लिख लो यहाँ पे नहर, वही इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन करने वाला पहला शासक यही था, गयासुद्दीन तुगलक, आगे आएगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रो, ये माइक्रो वर्ड याद रखो सारे। नेक्स्ट माइक्रो वर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट करो इसको, रस्म मियान, मियान, रस्म मियान, ये मध्यपंथ की नीति थी, ठीक है ना, मिडिल पाथ। अलाउद्दीन के कठोर नीति के विपरीत गयासुद्दीन तुगलक ने उदारता, उदा है हाय हटा दो ना, उदारता लिबरल पॉलिसी की नीति अपनाई, जिसे बर्नी ने रस्म मियान अथवा मध्यमपंथी कहा है। जैसे महात्मा बुद्ध कहते हैं ना कि वीणा के तारों को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाए, इतना भी ढिलाई मत छोड़ो कि सूर्य बेसुरा हो जाए, तो उनको महात्मा बुद्ध तो उनको फाइन ट्यून रखो जिससे कि सुर निकले, तो ये मध्यमपंथी नीति है। अलाउद्दीन खिलजी दिखा गया था कठोर, मुबारक शाह खिलजी ने बिल्कुल ही लिबरल कर दी, ये बीच की मिडिल पाथ, ठीक है। तो रस्म मियान के लिए नाम है मिडिल पाथ। क्या करो सर, बुद्ध का, हाँ ठीक है। ये आगे रस्म मियान, तो रस्म मियान का संबंध किससे है, गयासुद्दीन तुगलक से है। वो क्या है, वो मिडिल पाथ है, मिडिल पाथ, ठीक है। हाँ वो बिल्कुल भाई सही है। अब देखो, अब जो इसने किया ना कि मिडिल पाथ अपनाया, तो क्या क्या उसने किया वो देखो। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई भू राजस्व तथा बाजार संबंधी नीति के संबंध में वो पक्ष में वो नहीं था। भू राजस्व नीति अपने सारा पढ़ाई, पैमाइश, दर, विभाग, बाजार नीति पहले अपन ने देख रखा है, 4 तरह के बाद 3 तरह के बाजार, पक्ष में वह नहीं था। तो उसने फिर क्या किया, पक्ष में नहीं था तो क्या किया, देखो लगान निश्चित करने की बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया। बटाई में नीचे लिख लो अनुमान, ये बटाई व्यवस्था क्या थी, ये अनुमान पे आधारित थी। अनुमान, एस्टिमेशन कैसे कि ठीक है खेती हो गई,
खेती होगी, फिर वो अनाज पड़ा हुआ है खेत के अंदर, तो ऐसा करो ये इतना स्टेट का है, इतना तुम्हारा है, अनुमान कोई आपने पैमाइश नहीं करी है। या जैसे फसल उग रही है तो अच्छा ये इतना हिस्सा है ना, वो यूँ लाइन यूँ खींच देता सुल्तान, ये इतना हिस्सा जो है ना, ये हिस्सा हमको दे देना, जितनी इसमें उपजो वो तुम्हारा है, अनुमान बटाई व्यवस्था। ऋणों की वसूली बंद कर दी गई, पहले सख्ती से होती थी, ठीक है। भू राजस्व की दर को 1/3 33% कर दिया, जबकि वहाँ याद करो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी दर पड़ी थी सेकंड नंबर पे, तो कितनी थी वो 50% थी, 1/2 थी, ठीक है ना, 1/2 तो 1/3 कम होता है, 1/2 ज़्यादा होता है, ये 33% है, ये 50%, ठीक है। तो फ्रिक्शन में कोई वैल्यू होती है तो जो जितना नीचे छोटा होता है वो फ्रिक्शन उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। फिर सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया, क्या करवाया, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया, कैनाल इरिगेशन। सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था, समझ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कि आप देख रहे हैं ना अपन सारी लिबरल पॉलिसी भाई किस तरह से पलटी अलाउद्दीन खिलजी की, तो सारा देख लो अपन। अलाउद्दीन खिलजी ने तो कोई नहर कुछ नहीं, उसने तो पैसे आने दो, सेना को मजबूत करो, स्थायी आर्मी। उसने मुकद्दम तथा खुद में मुकद्दमों के पुराने अधिकार लौटा दिए। अब वही पुराने अधिकार, वो ये याद रख लो, क्या, वो घरेई कर, चरई कर, महसूल सब वापस आ गए। अब वापस वो जीन जरपोश, घोड़े, पान की गिलेरियाँ और काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, भरनी, समझ गए। तो देख लो आप सारा अलाउद्दीन का सारा रिवर्स कर दिया ऐसे तरह। अब ऐसा क्यों, क्योंकि विद्रोह होने लग गए थे, जनता में असंतोष था, और जो आपके शासन के आधार स्तंभ है, खुद मुकद्दम, अमीर, थियोलॉजियंस, धर्मशास्त्री विद्वान, उनमें असंतोष था, उसको दबाने की और आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए सिंचाई का निर्माण, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण। तो नहर, तो देखो नहर होता है ना, नहर के अंदर क्या होता है, क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। और पानी वो पानी पीती कौन है, गाय। क्या हुआ, वो खेल देखी होगी आपने, तो नहर में पानी डूबने के लिए नहीं, किसके लिए, वो पीने के लिए। पिएगी कौन, गाय पिएगी, बस। तो गाय से क्या याद रह जाएगा आपको, ये क्लू लिख लो ऐसा कर। तो क्वेश्चन यही आता है कि नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला सुल्तान कौन था, है ना। ये पहला शासक है जो अपन देखेंगे सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर उसका आंसर आगे आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहला शासक कौन, ऐसे, ठीक है। फिर मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे अपन कौन कौन जनरली से जुड़ेगा वो देखेंगे। अभी तो आप सिर्फ ये याद रखो, क्या, नहर, पानी, और पानी कौन पिएगी, गाय। खेल आपने देखी होगी, बस इतना याद रखो इसका, ठीक। फिर आगे अपन देखते हैं और प्रशासन को श्रेष्ठ बनाने के लिए उस डाक व्यवस्था, उसकी डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी। आगे अपन देखेंगे सराय व्यवस्था जो शेरशाह सूरी चालू करेगा, वो यहीं से प्रेरणा ली है, ठीक है। वंशानुगत, अमीरों के पद को वंशानुगत के साथ साथ योग्यता को आधार बनाया। भी पहले अपन ने देखे थे अलाउद्दीन खिलजी के समय अमीरों के जो इनाम और वक़्फ़ दी गई थी वो वापस ले ली गई, लेकिन अब उसने उस पद को वापस से वंशानुगत बना दिया कि तुम अमीर हो तो तुम्हारे बेटा भी आगे आगे अमीर ही बने, नो टेंशन। दाग व चेहरा, अलाउद्दीन द्वारा चलाई गई दाग व चेहरा प्रथा को प्रभावशाली ढंग तथा उत्साह से उसने लागू किया। देखो अलाउद्दीन खिलजी की सारी पॉलिसीज़ को इसने रिवर्ट बैक नहीं किया है, केवल बाजार व आर्थिक नीति को किया। बाकी देख लो अमीरों के प्रति वो योग्यता का रखा, आर्मी को कमज़ोर नहीं होने दिया। ये दाग और चेहरा क्या थी, दाग तो क्या था, हॉर्सेस की ब्रांडिंग हुआ करती थी घोड़े पे, और ये चेहरा क्या था, ये जैसे आइडेंटिटी कार्ड बनता है, तो आज तो चलो बायोमेट्रिक है, उस समय हुलिया जिसको अपन बोलते हैं कि कोई सेना में भर्ती हो रहा है सैनिक, तो कदकाठी कितनी है, कैसा है, रंग क्या है, और एक जैसे आज भी अपन देखते हैं ना कि अमिट निशान क्या है शरीर के ऊपर किसी भी तरह का, तो जो आज भी देखो अपन देखा जाता है, फिर वही आगे आगे बायोमेट्रिक बना ऐसे। तो दाग वो चेहरा वो आइडेंटिटी कार्ड बनता था, उसको प्रभावशाली ढंग से उत्साह से लागू किया। नहीं वो अलग है, वो अलग है, ये घोड़ों पे लगती थी। घोड़ों का मतलब क्या हो गया, किसी घोड़े पे जैसे पीछे दाग लगा हुआ है, मतलब ये वही लोहे को गर्म करके निशान लगाया था, तो इसका मतलब आपको जो वेतन मिल रहा है वो इस घोड़े के बदले में मिल रहा है। तो कल को कहीं रेड होती है तो यही घोड़ा आना चाहिए, ये नहीं इस घोड़े की जगह खच्चर लिया हुआ कि पैसे तो घोड़े के ले रहे हो और दिखा दिया खच्चर, जो दिल्ली से मेवात आते आते खुश हो गया। तो इसलिए वो ब्रांडिंग होती थी हॉर्सेस की। हाँ वो अलग है, वो तो उसमें है, वो मतलब एक वो जादू टोने और वैसे बीमार होने पे दागना हो। अब नेक्स्ट आ जाओ दक्षिण मिला है। हाँ लेकिन वो इस संदर्भ में नहीं है, तो आपने वो दाग वो चेहरा यहाँ रखना, मिलिट्री। दक्षिण मिलाया, सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक के समय में दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था। इस मिलाया वर्ड को गोला लगा लो। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने भी रेड करी हैं, लेकिन
टैक्सेशन के लिए, मिलाया नहीं है, अनेक्स नहीं किया है। उसने बस उसकी सोवरेंटी स्वीकार करा दी थी उनसे कि ठीक है तुम दिल्ली सल्तनत की प्रभुत्व मानते, सबने मान भी ली थी अलग अलग तरीके से। ठीक, इसमें सर्वप्रथम वारंगल था जो मिलाया। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी के समय अपन वारंगल देखते हैं, राज्य हैदराबाद काकतीय वंश, तो ऐसे। ठीक है, दक्षिण में मिलाया। जोना खां 1323 में उसने शहजादे जोना खां जो अगला शासक बनेगा मोहम्मद बिन तुगलक को दक्षिण भारत में सल्तनत के प्रभुत्व की स्थापना के लिए के पुनरुत्थान के लिए भेजा। ये जोना खां जो अगला शासक बनेगा मोहम्मद बिन तुगलक, दक्षिण में भेजा। तो देखो जहाँ ये भेजे जाते हैं ना, वो उस वहाँ पे अगर ये सफल हो जाते हैं शासक, तो गवर्नर के रूप में शहजादे सफल हो जाते, तो अगला शासक बनना निश्चित हो जाता है। जैसे देखो बिंदुसार के समय अशोक तक्षशिला अगला शासक बना कि नहीं बना, खुसरो शाह के समय ये पहुँच गया NWFP, तो शासक बना कि नहीं बना, गयासुद्दीन तुगलक के समय मोहम्मद दक्षिण के अंदर, दक्षिण भी कोई कम नहीं है, पठारी क्षेत्र है पूरा, है कि नहीं, गुरिल्ला वारफेयर, तो वहाँ सफल हो गया तो अगला सुल्तान ही बनेगा। तो ऐसे इन चीज़ों को लॉजिकली सेट करो। जोना खां ओरिजिनल नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का, और फिर ये मोहम्मद की उपाधि थी। वारंगल, मदुरा और सुल्तानपुर ये जीते। जोना खां ने वारंगल के काकतीय वंश अपन ने देखा, वारंगल के काकतीय तथा मदुरा अपने तमिलनाडु के सेंटर में पांडे, मदुरा के पांडे राज्यों को विजित कर उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। मदुरा पांडे, मीनाक्षी मंदिर देखते हैं अपन। तेलंगाना का नाम सुल्तानपुर रखा। ठीक है, ये वारंगल और तेलंगाना एक ही चीज़ है आज जो अपने तेलंगाना राज्य देखते हैं। ठीक है, तो ये जोना खां, मोहम्मद बिन तुगलक, समझ गए। तो अब मोहम्मद बिन तुगलक का बैकग्राउंड यहीं से चालू हो जाता है, तो अपन को थोड़ा थोड़ा उसका रोल गयासुद्दीन तुगलक के समय क्या था ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं अपन खान, राजमुंदरी। ये राजमुंदरी अपने तमिलनाडु, राजमुंदरी के अभिलेखों में जोना खां, उल्लूक खां, है ना, ये जोना खां, उल्लूक खां और मोहम्मद बिन तुगलक MBT तीनों एक ही चीज़ है, को दुनिया का खान कहा गया है। राजमुंदरी तंबाकू के लिए फेमस है, राजमुंदरी का अभिलेख, दुनिया का खान मोहम्मद बिन तुगलक। नहीं वो अलग है, यहाँ तो जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक के साथ है, वो अलग है उल्लूक खां, विदुरा के संदर्भ में देखते हैं। नेक्स्ट देखो बंगाल और बुगरा। सुल्तान गयासुद्दीन का अंतिम सैन्य अभियान बंगाल की गड़बड़ी को समाप्त करना था, क्योंकि बलबन के लड़के बुगरा खां ने बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, है ना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये इनकी मृत्यु से जुड़ा हुआ है। अंतिम सैन्य अभियान कहाँ था? गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल, और बै बराबर बै कर दो, बै बंगाल के अंदर विद्रोह किसने किया था? बुगरा खां ने, और उसके आगे एक बै और जोड़ दो, वो बुगरा खां कौन था? बलबन का पुत्र था। ठीक है ना, बुगरा खां, जैसे बलबन में आपको मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम से पढ़ा, तो बलबन के बाद कौन आया? क्यूमर्स, कैकुबाद और फिर बुगरा खां। ठीक है, तो बुगरा खां बंगाल में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, उसके विद्रोह को दबाने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पे रेड करी। ठीक है, खुद ने, जोना खां नहीं, जोना खां तो कहाँ है? दक्षिण में, और बंगाल खुद गया ये, तो बंगाल फिर जीत के आ रहा था, तो जीत के आगे ये सीरी के आसपास पहुंचा ही था। ठीक है ना, तो सीरी के आसपास आके पहुंचा तो वहाँ निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, मतलब उसमें तो जिंदा थे, आज जैसे अपन जो निजामुद्दीन जो रेलवे स्टेशन है उसके पीछे ही दरगाह निजामुद्दीन औलिया की, तो वहाँ तक आए ही थे। और वहाँ से जो ये तुगलकाबाद जो शहर बसाया था गयासुद्दीन तुगलक, वो थोड़ी सी दूर ही था। तो बंगाल से ये आए तो निजामुद्दीन औलिया की जाने माने सूफी संत थे, आज इतनी है तो समझ दो क्या, अमीर खुसरो उन्हीं का शिष्य था। तो जब दरगाह के सामने से निकले तो पूछा कि भाई यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया कहाँ है? तो वो तो भाई उस समय ध्यान लगा रहे थे। तो गयासुद्दीन तुगलक ने बोला कि उन्हें पता नहीं है कि सुल्तान आया है बंगाल जीत के और जा रहा है अभी दिल्ली, स्वागत हो रहा है, जहाँ पे स्टेज बनाया था दिल्ली में उनका भव्य, कि दिल्ली जा रहा हूँ मैं, लेट हो रहा हूँ, फटाफट उनको बाहर बुलाओ। तो निजामुद्दीन औलिया को फिर वापस जाके उस मुरीद ने बोला कि ऐसे ऐसे सुल्तान आए और गुस्सा कर रहे हैं, तुम बाहर वेलकम नहीं कर रहे हो। तो निजामुद्दीन औलिया वो आध्यात्मिक हो, ऐसे हो, और वो उठ के आए, भाई सुल्तान आए तो चलो अपने भी यार अब, तो उठ के आए वो ध्यान भंग करके। फिर आके पूछा क्या, अच्छा अच्छा कैसे आना हुआ? तो बोला बंगाल जीत के आ रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं है? अच्छा बहुत अच्छा, जा कहाँ रहे हो? दिल्ली जा रहा हूँ। अरे दिल्ली जा रहे हो? तो फिर पूछा संत ने निजामुद्दीन कि दिल्ली पहुँच जाओगे हैं, तुम्हें पता नहीं है दिल्ली आ तो क्या, वो देखो वो दिख रहा थोड़ी दूर वो। तो निजामुद्दीन ने इसके लिए बोला था हनूज दिल्ली दुरस्त, कि दिल्ली अभी तुम्हारे लिए बहुत दूर है, तुम पहुँच नहीं पाओगे दिल्ली। तो गयासुद्दीन तो पता तो है नहीं तुम्हें, है नींद में उठ गया, चले जाओ वापस अंदर। तो वो तो बेचारे फ़कीर संत वापस जाके बैठ गए, क्या करें अपन तो अब। लेकिन वो बोली बहुत बड़ी बात, तो क्या था, दिल्ली से जा रहे थे, दिल्ली से पहले तुगलकाबाद शहर इन्होंने बसाया था, उससे पहले मंच बना रखा था लकड़ी का, कि सुल्तान आएगा संबोधित करेगा जनता को, देखो बंगाल जीत के आया हूँ, क्योंकि दुरस्त प्रांतों में था बंगाल, इतना आसान नहीं था उसको जीतना। और बुगरा खां
बलबन की रॉयल डायनेस्टी का अपने आप में वहाँ शासक शहजादा था। तो जैसे ही वो लकड़ी के स्टेज पर चढ़ रहा था तो वो स्टेज कोलैप्स हो गया और वहीं दब के उनकी मृत्यु हो गई। तो निजामुद्दीन औलिया ने बोला हनूज दिल्ली दूरस्त, दिल्ली दूर, दिल्ली तो पहुँचे नहीं थे, दिल्ली से पहले ही स्वागत हो रहा था तुम्हारा, तो वो दिल्ली कभी पहुँच ही नहीं पाया, कब्र में पहुँच गया। ऐसे है ना। तो इसके बारे में अब ये सारी लाइनें आती हैं। ये बंगाल अभियान इसीलिए है कि कहाँ से अंतिम सैन्य अभियान गयासुद्दीन तुगलक का, बंगाल। फिर अगली लाइन पढ़ो, ओलिया, है ना, ओलिया। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है ना, इसको लिख लो हनूज दिल्ली दुरस्त, जो अपन पर्शियन में बोलते हैं हनूज दिल्ली दुरस्त, है ना, दिल्ली बहुत दूर है अभी तुम्हारे लिए, हनीज दिल्ली दुरस्त। फलतः सुल्तान का औलिया से मनमुटाव हो गया था। अभी क्वेश्चन बनता है गयासुद्दीन तुगलक का निम्न में से किस सूफी संत से मनमुटाव था? निजामुद्दीन औलिया। किसने कहा था कि हनूज दिल्ली दुरस्त, दिल्ली बहुत दूर है? किसने किसके लिए कहा था? औलिया ने। अमीर खुसरो ने नहीं, औलिया ने। ठीक है। कौन सी विजय? गुजरात विजय। फिर देखो लकड़ी, बंगाल विजय तो लौटते समय तुगलकाबाद के समीप स्वागत समारोह के लिए निर्मित लकड़ी के भवन, मतलब स्टेज के गिरने से 1325 में उसकी मृत्यु हो गई। तुगलकाबाद दिल्ली के समीप में उसे दफनाया गया। समझ गए? तो यह हनूज दिल्ली दुरस्त था। फिर दक्षिण, गयासुद्दीन तुगलक के समय से दक्षिण के राज्यों को जीत कर दिल्ली में सम्मिलित करने की नीति, सम्मिलित पे गोला लगाओ, अपनाई गई। गयासुद्दीन तो लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। मदुरै, आज मदुरै देखो तमिलनाडु में है कहाँ, तो आपको पता लगे कितना दक्षिण तक वो गया था जोना खां। तमिलनाडु में देखो बिल्कुल सेंटर में मदुरै, मदुरै का नया नाम है मदुरै। तो देखो पूरे दक्षिण भारत को जीत कर मिला लिया था। तो ये किसने चालू करी है जीत कर मिलाने वाली कहानी? गयासुद्दीन। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कभी नहीं जीता, और यही विरासत में मिलेगा जोना खां को। जोना खां अपन देखेंगे दक्षिण में, ये तो जीत के मिला रहा है, शहजादे साहब आएंगे और वो तो दूसरी राजधानी बनाएंगे दक्षिण के अंदर, देवगिरी, दौलताबाद, और एक कदम आगे आएगा। ऐसे तो ये जो कॉन्टिन्यूटी में अपन पढ़ रहे हैं ना सारी चीज़ें, ये अपन को ध्यान होनी चाहिए। देखो मदुरै देखा, तमिलनाडु में देख लो, तमिलनाडु के मैप में मिल जाएगा, सीधा ही तमिलनाडु निकाल लो, बिल्कुल सेंटर में देखो। जैसे ये आपने, ये तमिलनाडु तो बिल्कुल है सेंटर में, देखो ये है ना सेंटर में। देखो वहाँ तक ये गए और वहाँ तक जीता। एटलस रोज साथ रखो, है ना, उसमें देखो थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल दूरी पे। और वैसे ही देखो, देखो मैं यहाँ दिखाऊँ, ये मैप में देखो, ये मदुरै, मैंने ये रेड डॉट रखा है, ये मदुरै बिल्कुल सेंटर। ठीक है। तो ये जीत के मिलाएगा। फिर ये रियासत में मोहम्मद बिन तुगलक को मिलेगा। अपने आप में वो दक्षिण का गवर्नर था, पूरा दक्षिण भारत को अच्छी तरह जानता था। तो अपन मोहम्मद बिन तुगलक के 5 प्रयोग देखेंगे, उसमें एक आएगा दूसरी राजधानी देवगिरी या दौलताबाद। तो दक्षिण देखा कहाँ? पहले तुमने गवर्नर के रूप में पूरा दक्षिण भारत तो देख लिया, अब जीतना मेरे लिए बहुत आसान है। तो और एक कदम आगे बढ़ेगा, पिताजी ने जीत कर मिलाया, अब दूसरी राजधानी बनाएंगे। हाँ उस समय भी था, लेकिन वो जीते नहीं है, बस वो धन लूट के ही आ गया वहाँ से। ये जीता है, मिलाया है। समझ गए? तो ये था आपने गयासुद्दीन तुगलक। मेन अपन ने देखो रिवीजन के रूप में देखिए क्या देखा। सबसे पहले काल 1320 से 25, स्थापना, तीसरे वंश टी3। गवर्नर कहाँ का था? ये उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का। और इसका बेटे को कहाँ का गवर्नर बनाया इसने? दक्षिण भारत का। ठीक है, इसे याद रखो। उद्देश्य किसान और कृषियों की भूमि में वृद्धि। रस्म मियान मध्यमपंथी। अलाउद्दीन के सबको रिजेक्ट नहीं किया, भू राजस्व और बाजार नीति को रिजेक्ट किया। तो भू राजस्व में क्या कर दिया? बटाई प्रथा कर दी, दर में कम कर दी, 1/2 थी उसको 1/3 कर दी। ठीक है, ऋणों की वसूली बंद कर दी, जो ऋण दिए। फिर नहरों का निर्माण उसने कराया सिंचाई के लिए, और खुद व मुकदमों के जो पुराने विशेषाधिकार थे, महसूल वसूलना, वो सब उसने वापस दे। डाक व्यवस्था दुरुस्त करी, अमीरों को वंशानुगत बनाया के साथ साथ लेकिन योग्यता को भी उसने आधार बनाया। फिर दाग व चेहरा अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी, उसको लागू करी। उस साथ से दक्षिण को जीत कर मिलाने वाला सबसे पहला वो मिलाया। और सबसे पहले क्या मिलाया? वारंगल, तेलंगाना। जोना खां को नियुक्त किया था दक्षिण में, जोना खां, उल्लूक खां। वारंगल मदुरा को जीता और तेलंगाना का नाम सुल्तानपुर रखा। राजमुंद्री के अभिलेख में जोना खां को दुनिया का खान बोला गया है। अब यहाँ से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बंगाल में बुगरा, ओलिया, सारा बंगाल में बुगरा खां के विद्रोह को शांत किया। क्वेश्चन आता है गयासुद्दीन तुगलक के समय बंगाल में किसने विद्रोह किया? तो किसने किया? बुगरा खां ने, बलबन का लड़का। लकड़ी, फिर लौटते समय निजामुद्दीन औलिया से मनमुटाव हो गया, हनूज दिल्ली दुरस्त।
फिर तुगलकाबाद के समय लकड़ी के भवन के गिरने से 1325 में मृत्यु। दक्षिण को जीतकर मिलाने वाला पहला सुल्तान ये, संपूर्ण दक्षिण मदुरा तक गया दक्षिण। समझ गए? ये था। नेक्स्ट अपन देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ तक आया समझ में? एक बार हल्का से देख लो, एक बार रीडिंग लगा लो, कोई कन्फ्यूजन मुझे बताओ। मोटे मोटे फैक्ट्स देख लो और रिवाइज करो। नेक्स्ट देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक।